आप सभी का एक बार पुनः AB एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का खूब खूब आशीर्वाद मिल रहा है। इसी प्रोत्साहन से ये मैं आगे वीडियो और बना रहा हूँ। यही आपकी कृपा हमेशा मेरे पर बनी रहे। आप ही के लिए आप ही की सेवा करने का अवसर मिला है। इस हेतु मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ और आपसे यही आशा रखता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और उन विद्यार्थियों तक पहुँचाएंगे जिनको इन पढ़ाई की आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है। खूब खूब धन्यवाद। आज हम हिंदी विषय में संधि के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है आदि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संधि। जो संधि होती है, हिंदी के अंदर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात मुख्य ये विकार ही है। नहीं तो देखो, समास में भी संयोग होता है, उपसर्ग में भी होता है, प्रत्यय में भी होता है, लेकिन उनमें और इनमें यही फर्क है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं वहाँ किसी प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब ये विकार दो स्वरों के मेल से होता है तो वहाँ स्वर संधि बन जाती है। अगर दो व्यंजनों के मेल से होता है तो वहाँ व्यंजन संधि बन जाती है। और एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है तो वहाँ विसर्ग संधि बन जाती है। यानी कि मुख्य रूप से संधियों के तीन प्रकार है कि स्वर संधि, जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जब एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और जब दो व्यंजन मिलते हैं और उन्हीं व्यंजनों से विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज हम स्वर संधि और उनके भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। हमने बहुत बार पढ़ा है कि उस युद्ध के बाद में दो राजाओं के मध्य संधि हुई, तो संधि का मतलब मेल, मिलाप होना या समझौता होना ये भी है। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब इनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही संधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो हमारे लिए शब्द दिया हुआ है हिम प्लस आल्य, आप इसको देखिए, ये दो अलग अलग है। हिम प्लस आल्य है। आल्य का अर्थ घर होता है और हिम का अर्थ बर्फ होता है। अब यहाँ हिम मैं के अंदर ए की मात्रा है और आ आल्य में आ, पहला जो स्वर है वो आ है, तो यहाँ पर ए और आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। जहाँ पर ए और आ का सन्निकट हो रहा है, अब ए और आ मिलकर जब हो रहा है तो ये दीर्घ का निर्माण करते हैं, तो यहाँ ये दीर्घ संधि का है। अब मान लीजिए हम ये हिमालय है, हिमालय में से ए निकाल देते हैं तो मैं आधा रह जाता है। अब आल्य से आ निकालने पर लेह बच जाता है, तो हिम ए प्लस आ ले आल्य बन जाता है हिमालय। तो ये मैं के साथ में आ का संयोग होने से हिमा बनता है। अब हिमा और ले दोनों से मिलकर ही हिमालय बनते हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखिए मुख्य रूप से हिमालय तो हिम प्लस आल्य से बना है, तो एक ए और आ से मिलकर बना है तो आ, तो इससे स्वर संधि का ही भेद माना जाता है और ये दीर्घ संधि कहलाती है। धातव्य है कि वर्ण संयोजन को ही संयोग कहा जाता है, जिसकी चर्चा ध्वनि वाले पाठ में हो चुकी है। संस्कृत से गृहीत स्वर जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में भी करते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब पहली जो संधि है स्वर संधि, हमने पहले भी चर्चा की है कि स्वर संधि की सबसे मुख्य पहचान ये है कि जब दो या दो स्वरों के मिलने से जहाँ विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें हमेशा दो स्वर मिलेंगे और दो स्वर के मिलने से ही जहाँ विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहा जाएगा।
अब यहाँ देख लीजिए उदाहरण दिया हुआ है रवि प्लस इंद्र। अब रवि, वी के अंदर ई की मात्रा है और इंद्र में पहला वर्ण भी ई है, तो ई और ई मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बड़ी ई का, जिसे हम दीर्घ ई भी कहते हैं। अब ये दो स्वर है, ई और ई दोनों स्वरों से मिलकर ई का रूप बना है, तो इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, रविंद्र। तो रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। अगर इसको संधि करने जा रहे तो होगा रविंद्र। अब इसी आधार पर हिंदी के अंदर स्वर संधि के 5 भेद माने गए, और पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की सबसे पहली पहचान ये है कि इसके अंदर सजातीय वर्णों का मिलाप होगा। ए का आ से होगा, आ का आ से होगा, या ए का आ से आ, यानी कि अपने सजातीय। ई का ई से होगा और ऊ का ऊ से होगा। यही इसकी सबसे मुख्य पहचान है। ध्यान रखने योग्य है कि जो अपने ही स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच में संधि दी जाती है। अब इसको देखते हैं कि इसमें दो स्ववर्णीय या सजातीय स्वरों के बीच में संधि होकर उसे दी रूप हो जाता है, अर्थात दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ रूप हो जाता है। इस संधि के 4 रूप देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सजातीय स्वर मिलकर दीर्घ रूप हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ कहा जाता है। अब देख लीजिए ए प्लस आ, या ए और आ मिलकर आ बनेंगे, यानी कि अगर पहला ए है और दूसरा आ है तो भी आ होगा, पहला ए है और दूसरा आ है तो भी आ होगा, दूसरा आ है और पहला आ है दूसरा है तो भी आ होगा, आ प्लस आ मिलकर आ होगा। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है परमात्मा। अब देखो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले संधि कहाँ हो रही है, इसको आप पढ़िए, पढ़ने पर भी हमें मालूम चल जाता है। परमात्मा, परम आत्मा, आप इसको धीरे से पढ़िए तो हमें मालूम चल जाता है कि संधि कहाँ हो रही। देखो यहाँ माँ में संधि आ रही, माँ के अंदर संधि है, तो देखो पहला परम है तो ये बन गया परम प्लस आत्मा, ए प्लस आ मिलकर आ बना, यानी कि परमात्मा। अब मान लीजिए ये है ज्ञानाभाव, आप इस शब्द को पढ़िए ज्ञानाभाव, तो हमें ज्ञानाभाव ना के अंदर कुछ विकार लग रहा है, तो यहाँ इसको है ज्ञान प्लस अभाव, यानी कि ज्ञान ए, ने में ए की मात्रा है और इसमें भी ए की मात्रा है, यानी कि ए और ए मिलकर भी आ बन जाता है। ये भी अपना क्षयवर्गीय है, तो ज्ञानाभाव, तो ज्ञानाभाव का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञान प्लस अभाव। अब अगला, ये पहला हमने उदाहरण समझा था ए और आ का, अब है ई का। अब ई और ई मिलकर ई बन जाती है, ई और ई बड़ी ई बन के दीर्घ ई बनती है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर दीर्घ ई बनती है, ई और ई मिलकर ई बनती है। यहाँ ये ध्यान रखना, ये भी अपने सजातीय है, यानी कि दूसरे वर्ण से ये नहीं मिल रही, ये भी इसकी पहचान है। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, कविंद्र। अब देखो इसको उच्चारित कीजिए कविंद्र, तो अब हम इसका उच्चारण करते हैं तब हमें वी में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार दिख रहा है, तो कवि प्लस इंद्र, कवि, वी के अंदर ई की मात्रा है और इंद्र में पहला वर्ण भी ई है, तो ई और ई मिलकर ई बन जाता है, तो इससे ये बन गया कविंद्र। इसी तरह से अगला उदाहरण देखो, कविश। अब कविश में ई, वी में कोई न कोई विकार हमें मालूम हो रहा है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर कवि, तो इसी का उच्चारण से देख लिए कवि प्लस ईस, कविश, यानी कि यहाँ ये ध्यान हमें वर्ण, इस ये जो शब्द है इसमें ये ध्यान रखना है कि ईस में ई बड़ी आती है हमेशा, तो इंद्र में ई छोटी आती, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार ऑप्शनों में इसी में ही आपको टेढ़े ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसे ऑप्शनों में परीक्षार्थी फंस जाता है। तो कवि प्लस ईस, कविश होता है। उसके बाद में देखिए उदाहरण है 36 का। 36 में तो सती,
सती में ती छोटी होती है और इसमें ई बड़ी होती है, तो सती से। उसके बाद में इसका तीसरा उदाहरण है ऊ का। अब ऊ और ऊ प्लस ऊ और ऊ मिलकर बड़े ऊ का ही निर्माण करते हैं। अब ये ऊ और ऊ, छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़े ऊ का कर सकते हैं। छोटा प्लस बड़ा बड़ा बना सकता है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बना सकता है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बना सकता है। तो ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार से हमने ऊपर 2 उदाहरण दिए वैसे ही ये भी उदाहरण है कि जो अपने ही वर्ग के साथ मिलकर दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक उदाहरण लेते हैं, गरुपदेश। मूल शब्द है गरुपदेश। तो गरुपदेश के अंदर है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो गरुपदेश, देखो ये है गुरुपदेश, तो रू के अंदर हमें विकार उत्पन्न हुआ मालूम चल रहा है। तो गुरु प्लस उपदेश, यानी कि गुरु रे में छोटे ऊ की मात्रा है और उपदेश में पहला वर्ण ऊ है, तो ऊ और मिलकर ऊ बन जाता है, तो इसे गुरु उपदेश कहा जाता है। तो इसका अगला उदाहरण देख लीजिए, ये लघुर्मी। जब हम इनका उच्चारण करते हैं लघुर्मी, तो लघु यहाँ पर हमें विकार उत्पन्न हुआ दिखाई देता है, तो इसी से लघु यानी कि छोटे ऊ की मात्रा प्लस उर्मी में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा होती है, ध्यान रखना, तो लघुर्मी हो जाता है। उसके बाद में अगला उदाहरण है वधु उत्सव। वधु उत्सव के अंदर वधु उत्सव यानी कि इसे वधु धू के अंदर हमें विकार उत्पन्न हो रहा है, ये मालूम चल रहा है। तो वधु धू के अंदर बड़ी मात्रा होती है और उत्सव में ऊ छोटा होता है। इसी प्रकार से ये री और री मिलकर बड़ी री का निर्माण कर, जैसे पितृण, तो पितृ प्लस ऋण यानी पिता का ऋण, पितृण से ये बना है। ये लगभग संस्कृत में है, हिंदी में इसके बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरी संधि है वो गुण संधि है। तो हमने इससे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा है, अब यहाँ आती है गुण संधि। अब गुण संधि है वो अपनी सजातीय वर्ग नहीं होकर अलग अलग स्वरों से मिलकर बनेगी। यदि ध्यान रखने योग्य मेन पहचान है वो गुण संधि की, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए हो जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ हमें ये ध्यान क्या रखना है कि अगर ए प्लस आ के बाद में ई और ई आए तो ए हो जाता है, और ऊ आए तो ओ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ए या आ तो आएगा, उसके बाद अगर ई और ई आए तो ए, ऊ और ऊ आए तो ओ हो जाता है। और यदि ए प्लस आ है, कोई भी आगे ए या आ में से एक वर्ण है और उसके बाद में री आए तो अर हो जाता है, ये ध्यान रखने योग्य इसमें बात है। यानी कि यहाँ एक और उदाहरण देख लीजिए, ए या आ के बाद में ई या ई है तो ए बन जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं देवेंद्र। अब देवेंद्र का अगर देवेंद्र हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम इस वे के अंदर विकार मालूम होता है कि इस वे में कोई न कोई विकार है, तो इसको दूर करने के लिए देव प्लस इंद्र। अब देख लीजिए देव है, ये वे के अंदर किसकी मात्रा है, ए की, और इंद्र में ई की मात्रा है, तो ए प्लस ई मिलकर क्या बनता है, ए, तो ये बना देवेंद्र। ये ध्यान रखने की बात है, यही इस गुण संधि की पहचान है। इसी तरह इसका और देखते हैं उदाहरण देवेश। अब देवेश के अंदर है देवेश है, इसका उच्चारण करते हैं तो इस वे के अंदर हमें विकार मालूम होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देव प्लस ईस, यानी कि ये ए की मात्रा है और ये ई की मात्रा है, तो ए और ई मिलकर ए हो जाता है। गणेश, तो गणेश के अंदर है गणेश, इस अणे का उच्चारण करते हैं तो हमें विकार मालूम होता है, गण प्लस ईस। इसी प्रकार से है सुरेश तो सुरेश के अंदर रे में हमें विकार मालूम होता है, तो सुर प्लस सुरेंद्र, या सुरेश भी सही है, अगर सुरेश का करें तो सुर प्लस ईस होता है, और सुरेंद्र का करते हैं तो सुर प्लस इंद्र होता है। अब उसका ये दूसरा उदाहरण है, ए या आ के बाद में अगर ऊ या ऊ आ जाता है तो ओ बन जाता है, ये गुण संधि का दूसरा उदाहरण है। देख लीजिए, ये गुण संधि है और गुण संधि के अंदर
हमें पहला पढ़ा था ए और ई के बारे में, और दूसरा पढ़ रहे हैं ए और ऊ के बारे में। अब ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो आता है तो ओ बन जाता है। अब देख लीजिए यहाँ वर्ण है वीरो उचित। अब वीरो उचित का हम उच्चारण करते हैं तो इस रो के अंदर हमें विकार मालूम होता है। अब इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो वीर धन उचित होता है। वीर रे के अंदर ए की मात्रा है और उचित में पहला वर्ण जो है ऊ की मात्रा है। अब ए प्लस ऊ बनकर ओ बन जाता है तो इसका क्या हो जाता है, वीरो उचित है। उसी प्रकार से ये है नवोडा। नवोडा में नव प्लस उड्ढा बनता है। सूर्योदय। अब सूर्योदय के अंदर यो में हमें विकार उत्पन्न होता है तो सूर्य प्लस उदय होता है। चंद्रोदय तो चंद्र प्लस उदय में चंद्र उदय हो जाता है। अब उसके बाद में इसका तीसरा उदाहरण है कि ए प्लस आ के बाद में अगर री आता है तो अर हो जाता है। जैसे महर्षि। अब महर्षि महर्षि तो इसका उच्चारण करते तो इस है में विकार उत्पन्न होता है तो महा, इसमें आ की मात्रा है और री में री की मात्रा है तो आ और ए री मिलकर अर हो जाता है। तो महर्षि अर के अंदर जब ये री रे में बदल जाता है तो रे में बदल जाता है और से के ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार से ये महर्षि बन जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द बनता है सप्त ऋषि। तो सप्त में सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जब ए या आ के बाद में री आता है तो अर हो जाता है, ये इसकी पहचान है। अब उसके बाद में तीसरी संधि है वो स्वर संधि का तीसरी संधि है वो वृद्धि संधि है। इससे पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा, अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर एक मुख्य पहचान ये है कि ए या आ के बाद में ए और ऐ आता है तो ऐ बन जाता है और ओ और ओ रहे तो औ बन जाता है। ये इसकी ध्यान रखने। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है दो मात्रा। अपने देसी भाषा के अंदर यानी कि दो मात्रा का ध्यान रखना है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ भी ये दो मात्रा दिखाई दे वो वृद्धि संधि मुख्य पहचान ये मानी जाती है अपने लिए एक। अब ए प्लस आ, सो ए या आ के बाद में ए या आई हो तो आई बन जाता है। जैसे एक एक। अब एक एक में ये इसके पर हमें विकार लग रहा है तो एक प्लस एक, यानी कि इसमें ए की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है तो आई बन गया एक एक। उसके बाद में आ के बाद में ओ और औ से औ बन जाता है तो जलहोग। तो जल प्लस ओ की मात्रा बने ए प्लस ओ बराबर औ बन गया और जलहोग बन गया। उसी प्रकार से महोषधि। महोषधि में महा प्लस औषधि, महोषध महा प्लस औषध, परमोद्धार्य परम प्लस औदार्य इत्यादि। अब उसके बाद में चौथी संधि है वो यण संधि है। यण संधि की मुख्य जो पहचान है, अगर ई और ई, ऊ और ऊ और री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ध्यान रखना है ई और ई ये में और ऊ और ऊ वे में और री रे में बदल जाते हैं। इसकी मुख्य पहचान है। पहली पहचान क्या है कि अगर ई और ई है इसके बाद में इसके अलावा और कोई भी अगर भिन्न स्वर है तो ये में बदल जाती है। ऊ और ऊ है और इसके बाद में कोई भी अगर भिन्न स्वर है तो ये में बदल जाता है, सॉरी वे में बदल जाता है। और री के बाद में अन्य कोई स्वर है तो रे में बदल जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। ई और ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर है तो क्या में बदलेगा, ये में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। उदाहरण है प्रत्येक। क्या है प्रत्येक। अब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें ये तेक में क्या लग रहा है, विकार लग रहा है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक हो जाएगा। अब प्रति ती में किसकी मात्रा है, ई की और ए की। अब ए और ई बन गया तो ये देखो ये बन गया।
तो ये क्या हो गया, यण संधि हो गया। ध्यान रखना है, जब ई के बाद